देखो भाई, कल हमने 12 क्वेश्चन किए थे, 11 क्वेश्चन किए थे। आज 12वां, 13वां, 14, ये 3 एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, छोटा ही क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी भाई। 12वां एग्जाम्पल देखो बेटा। देखो भाई, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि सिद्ध करो कि नीचे जो फलन दे रखा है ना, वो फलन का प्रांत तो नेचुरल नंबर का सेट है और सहप्रांत भी नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, फलन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये फलन एकैकी भी है, आच्छादक भी है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें जांच करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कभी तुम सर्कल बना के जांच करने लग जाओ, जांच जूंच करने की जरूरत नहीं है। हमें तो क्या रखा है कि भैया क्या क्या आच्छादक हैं, सिद्ध करना है। तो हमें बस लिखना ही है। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो समझ लो आप। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा कि ये जो फंक्शन है इसका प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है। ठीक है, और जो फंक्शन है किस तरीके का फंक्शन है वो भी लिख लेते हैं। तो आप कहेंगे सर एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, x+1 के। कब, जब x विषम हो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, x-1 के। कब, जब x जो है वो आपका सम हो। ठीक है ना, फंक्शन का प्रांत है नेचुरल नंबर का सेट, सहप्रांत है नेचुरल नंबर का सेट। जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर तुम इस फंक्शन में x ढालोगे तो ये तुमको x+1 रिटर्न करेगा। कब, जब x विषम होगा। ठीक है, अगर तुम इस फंक्शन में x ढालोगे तो ये तुम्हें x-1 रिटर्न करेगा। कब, जब x सम होगा। जैसे मैं तुमसे पूछ लूं कि भैया f ऑफ 2 क्या होगा, कौन बता सकता है। तो आगे आंसर 2 जो है वो हमारा सम है। सम है तो जी f ऑफ 2 जो है ये हो जाएगा हमारा ये, यानी कि 2-1 दैट इज 1। बस समझ में आ गई। f ऑफ 3 पूछूंगा तो भी बता दोगे तुम। तो ये जो चीज़ लिखी होती है ना, ये तो बस ये बता रही है कि कौन सा अंक किससे कनेक्ट होने वाला है। समझ में आ गई, कौन सा अंक किससे कनेक्ट होने वाला है, ये तो बस ये चीज़ बताती है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि अकैकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, दिखा देते हैं। तो अकैकी सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, अकैकी सिद्ध करना है ना, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, क्या लिखूं मैं। अब आंसर मान लो कि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, जहाँ पे x1 x2 क्या है, जहाँ पे x1 x2 बिलोंग करते हैं किससे, प्रांत से। प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, इसके ब्रैकेट में प्रांत लिख देना भैया। ठीक है, अब f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 क्या हो जाएगा। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो दो डेफिनेशन है। अब f ऑफ x1 इसके अनुसार बताएं तो अलग आएगा, इसके अनुसार बताएं तो अलग आएगा। तो दो डेफिनेशन सर जी, तो दो केस बनाने पड़ेंगे अपने को, है ना। दो से भी ज्यादा केस ही बनेंगे। क्यों बनेंगे वो बताता हूँ, क्योंकि x1 x2 है ना। देखो, अब यहाँ पे केस बनेंगे बेटा। केस क्यों बनेंगे वो समझो। क्योंकि f ऑफ x1 की तुम डायरेक्टली वैल्यू नहीं बता सकते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा। f ऑफ x2 की भी तुम डायरेक्टली वैल्यू नहीं बता सकते, तो यहाँ पे भी केस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं केस बनाता हूँ। ठीक है, तो केस कैसे बनाऊँ। हम्म, चलो एक ही में लिख देता हूँ। पहला केस थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन एक पेज पे दिखना जरूरी है। पहला केस में क्या लेता हूँ, पहला केस लेता हूँ कि भैया x1 x2 जो है वो दोनों सम है। x1 x2 दोनों क्या है, सम है। ये मैंने पहला केस ले लिया। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या लूंगा, दूसरा केस लूंगा कि भैया x1 x2 जो है वो दोनों के दोनों विषम है। ये दूसरा केस हो गया। फिर तीसरा केस भी लेना पड़ेगा। तीसरा केस क्या हो जाएगा, तीसरा केस हो जाएगा भैया x1 x2 में से कोई एक सम है, कोई एक विषम है। ये तीन ही केस होंगे। ठीक है, तो लेट्स से मैंने तीसरा केस ले लिया कि भैया x1 तो सम है और x2 विषम है। ठीक है, तुम चौथा केस भी ले सकते हो। चौथा केस क्या ले सकते हो कि x1 विषम है, x2 सम है, वो भी ले सकते हो, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो केस है ना वो इसी जैसा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम उसको ले ही नहीं रहे, बस अपन तीन केस ले रहे हैं। बस समझ में आ गई। तो जब मैंने दोनों को सम लिया, x1 भी सम है, x2 भी सम है, दोनों सम है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये जो स्टेप आया था हमारा, यहाँ पे जो स्टेप आया था, इसके बाद वैल्यू क्या रखी जाएगी, f ऑफ x1 किसके बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर f ऑफ x1, क्योंकि आपने कहा है कि x1 x2 दोनों सम है,
तो उसके हिसाब से एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा हमारा क्या, आप कहेंगे सर एक्स वन माइनस वन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस वन। तो माइनस वन से माइनस वन काट सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अल्टीमेटली हम कहाँ पे पहुंच गए, एक्स वन बराबर एक्स टू पे। ठीक है, यहां से चल के हम यहाँ पे पहुंच गए। तो लास्ट लाइन हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे लास्ट लाइन हम बोलते हैं कि यहाँ हमने ये दिखा दिया कि फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू, फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू प्रांत। प्रांत हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। प्रांत के अंदर जितने भी एक्स वन एक्स टू है ना, उन सब के लिए यदि एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू के, तो पक्की बात है कि एक्स वन और एक्स टू भी बराबर है। ये चीज हमने दिखा दी। ठीक है, ये हमारा पहला केस खत्म। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर एक्स वन एक्स टू दोनों विषम है, एक्स वन एक्स टू दोनों विषम है, तो इसके बाद यहां तक तो हम पहुंच गए थे ना, यहां तक तो हम पहुंच चुके थे। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स वन किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर विषम है तो उस हिसाब से एफ ऑफ एक्स वन जो है वो बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि एक्स वन प्लस वन के। एफ ऑफ एक्स टू को क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा जी एक्स टू प्लस वन। वन से वन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर हमारे पास आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू। यहां से चल के हम यहाँ पे पहुंच गए, तो लास्ट लाइन क्या कहूंगा, आप कहेंगे सर आप लिखेंगे यहाँ फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू प्रांत। प्रांत में जितने भी एक्स वन एक्स टू हैं उन सब के लिए हमने दिखा दिया कि यदि एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू के, तो पक्की बात है कि एक्स वन और एक्स टू भी बराबर है। ये चीज हमने दिखा दी, केस टू भी हमारा खत्म। अब बात करते हैं केस थ्री की। केस थ्री में क्या है कि एक्स वन सम है एक्स टू विषम है। ठीक है, तो अगर एक्स वन सम है एक्स टू विषम है, तो यहां तक तो हम पहुंच ही चुके थे, यहां तक तो हम पहुंच ही चुके थे। तो एक्स वन अगर सम है एक्स टू अगर विषम है, तो एफ ऑफ एक्स वन को क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स वन को क्या लिख सकता हूं, एक्स वन हमारा सम है बेटा, तो आप कहेंगे सर ये लिख दीजिए एक्स वन माइनस वन। एफ ऑफ एक्स टू को क्या लिख सकता हूं, एक्स टू विषम है, तो आप कहेंगे सर आप लिख दीजिए एक्स टू प्लस वन। ठीक है, यहाँ बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। क्या माइनस वन प्लस वन कट जाएंगे, नहीं कटेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे तो सेम थे ना इसलिए कट गए, यहाँ पे नहीं कटेंगे। तो एक काम करो, एक्स वन एक्स टू को एक तरफ ले आओ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस वन उस तरफ चल जाएगा, टू हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि एक्स वन क्या था, सम था, एक्स टू क्या था, विषम था। कभी भी सम संख्या में से विषम संख्या घटाऊंगा तो क्या वन, कभी भी सम संख्या में से विषम संख्या घटाऊंगा तो मुझे कभी भी सम संख्या मिल सकता है। तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, तुम्हें सम संख्या मिलेगा ही नहीं। सम संख्या में से विषम संख्या घटाओगे ना, कोई भी एग्जांपल लो, तुम्हें हमेशा विषम ही संख्या मिलती है, सम संख्या मिलती ही नहीं है। बस समझ आगे। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये केस ही संभव नहीं है। समझ रहे हो, आई बात समझ में, ये केस ही संभव नहीं है, ये चीज होगी ही नहीं। ठीक है, और जब ये चीज नहीं हुई तो हमें इसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, एक्स वन और एक्स टू को बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ही अकैकी हो गया केस थ्री। बात समझ में आ गई, वापिस समझो, ये जो चीज हम यहाँ पे लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि भैया अगर ये चीज है तो ये चीज ढूंढिए। ठीक है, जब यही चीज नहीं है, यही चीज नहीं है, तो इसको ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि केस थ्री हो ही नहीं सकता, दो ही केस बनने हैं, या तो दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे, केस थ्री तो हो ही नहीं सकता। चाहे आप ऐसे समझ लो। बात समझ में आ गई। और इन दो केस के हिसाब से अगर हम देखें, इन दो केस के हिसाब से हम देखें तो क्या की है, क्लियर हुई बात मेरी। यहाँ पे लिखेंगे क्या वो समझ लो, यहाँ पे हम ये लिखेंगे, हम कहेंगे कि जो कि संभव नहीं है, सिंपल ये लिख दो। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बताने के लिए तुम कह सकते हो जो कि संभव नहीं है, क्योंकि क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या का अंतर, सम संख्या और विषम संख्या का अंतर कभी भी सम नहीं होता, कभी भी सम नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो हमने स्टार्टिंग की थी ना, यही गलत था। जैसे कक्षा 10वीं में तुम रूट दो वाला क्वेश्चन करते थे, याद है, रूट दो वाला क्वेश्चन, रूट दो एक अपरिमेय संख्या ऐसे करते थे, तो लास्ट में है ना कुछ अलग अलग सा बन जाता था, रूट दो बराबर बटे की संख्या आ जाती थी।
मतलब कुछ ऐसा बन जाता था, विरोधाभास होता था। वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तुमने स्टार्टिंग करी यहाँ से, तुमने माना कि भैया ये दोनों बराबर नहीं है, माना। जब तुमने इसको आगे सोल्व किया तो तुमने पाया कि भैया ये तो चीज गलत बन रही है, ये चीज गलत बन रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुमने जो स्टार्टिंग में माना था ना, वही चीज गलत थी, यानी कि तुम इसको मान ही नहीं सकते, ठीक है। या फिर तुम कह लो कि तुम इस चीज को मान ही नहीं सकते, ये कभी होगा ही नहीं, x1 सम और x2 विषम होगा ही नहीं। तो केवल दो ही केस बने आपके, तीसरा केस तो होना ही नहीं है, संभव ही नहीं है। बात क्लियर हुई, समझ में आया? तो इसका मतलब यह है कि इन दो केस के आधार पर हम क्या बोल सकते हैं, क्या क्या की है। तो बस लिख दीजिए, अतः यह फलन अकैकी है। इस तरीके से हमने इसको अकैकी सिद्ध कर दिया। डाउट ले लेंगे बाद में, सुनते जाओ पहले। इस तरीके से हमने इसको अकैकी सिद्ध कर दिया भैया। रिकैप कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना वापिस से। देखो, हमें फंक्शन दिया था जिसका प्रांतीय है सहप्रांतीय है। फंक्शन कुछ इस तरीके का था, हमें सिद्ध करना था कि अकैकी है। अकैकी सिद्ध करना है ना, तो हम स्टार्टिंग तो यहाँ से ही करते हैं, तो हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी। अब दिक्कत ये आई कि एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू क्या पुट करूँ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है कि एक्स वन क्या चीज़ है। और यहाँ पे ये भी दिक्कत आई कि एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या पुट करूँ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली केस बन गया हमारे। वैसे तो बनने चाहिए 4 केस, लेकिन आप 3 केस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 3 केस कैसे बनाए? पहला केस तो हमने ये बनाया कि भैया x1 x2 दोनों सम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने देखा तो हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है भैया। फिर हमने बनाया कि x1 x2 दोनों विषम है, उसके हिसाब से हम देखा तो हम यहाँ तक पहुँच गए, तो ये भी क्लियर हो गया। तीसरा केस हमने ये माना कि x1 सम है x2 विषम है, उसके हिसाब से हमने जब चलना स्टार्ट किया ना, तो हमने पाया कि भैया ये चीज़ बन रही है, लेकिन ये तो चीज़ कभी बन ही नहीं सकती, कभी भी सम संख्या विषम संख्या का अंतर सम आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज़ हमने मानी है ना वही गलत है, या फिर कह लो कि ये जो चीज़ हमने मानी है ना, ये हो ही नहीं सकती। यानी कि यहाँ पे 3 केस नहीं बनेंगे, यहाँ पे अल्टीमेटली 2 ही केस बनेंगे, सिर्फ ये 2 केस, तीसरा केस बनेगा ही नहीं। तो इन 2 केस के हिसाब से तुम बोल सकते हो क्या की है। ये अगर बनता ना, अगर ये बन सकता, तब फिर हमें चेक करना पड़ता, लेकिन ये बना ही नहीं, ये बन ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो बस इन 2 के हिसाब से मैं बता दिया क्या की है, ये चीज़ थी बेटा। बात क्लियर है? अच्छा, एक छोटी सी बात और बताता हूँ, यहाँ पे तुम्हें दिस इंप्लाइज का सिंबल नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिस इंप्लाइज का सिंबल तब लगता है जब, वैसे तो दिस इंप्लाइज का सिंबल लगा सकते हो एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि दिस इंप्लाइज का सिंबल तब लगता है कि भैया जब है ना तुमने इसको मान लिया कि ट्रू है। अगर तुमने इसको ट्रू मान लिया ना, तो ये भी चीज़ हमेशा होगी, अगर इसको ट्रू मान लिया तो ये भी चीज़ 100% होनी है, ठीक है। तो तुमने इसको ट्रू माना है ना, तो वैसे तो लगाना चाहो तो दिस इंप्लाइज का लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। लेकिन जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से लिखा हुआ है और बाकी जो ऑथर्स हैं उन्होंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उन्होंने दिस इंप्लाइज का सिंबल लगाया नहीं। लगा दो कोई नंबर काटेगा नहीं वैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वैसे लगा दोगे तो कोई नंबर काटना नहीं है किसी ने। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये चीज़ है बेटा। तो इस तरीके से हमने इसको अकैकी सिद्ध किया। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो अकैकी में, फिर हम आच्छादक की शुरुआत करेंगे। हाँ मुजम्मिल। सर ऐसा तो हम कहेंगे कि अकैकी हमको कहा क्वेश्चन में कि ऐसा है कि अकैकी है, हम्म। ठीक है, हमको बस दिखाइए। हम्म। तो हम वही केस लेंगे जो अकैकी पर मतलब वास्तव में एग्जिस्ट करेगा ना, वो हम्म। छुएंगे ही नहीं हम जो। बेटा, तीसरा केस तो दिखाना ही पड़ेगा टीचर को। अच्छा, तीसरा तो केस ये तो हमको दिखाई नहीं रहा कि अकैकी, इस तरीके से हम देख ही नहीं पा नहीं रहे। नहीं नहीं, तीसरा देख होता क्या है, वापिस समझ। अगर तेरे को अकैकी दिखाना है ना, तो तू क्या हम्म। कोशिश क्या करता है, तू यहाँ से चलता है हाँ और यहाँ ठीक है पे वो। पहुंचने की कोशिश करता है। अगर हाँ। पहुंच गया तो अकैकी है, लेकिन अगर तू चल हम्म। ही नहीं पाया तो हम अपने आप मानते कि अकैकी है। जैसे संक्रामक में नहीं होता था कि अगर हाँ ये सर, चीज उसमें है, होता था। हाँ अगर ये चीज है तो ये चीज ढूंढो, अगर ये चीज है ही नहीं हम्म। तो उसको हम संक्रामक मानते थे, वही सेम चीज इसमें है। हम्म। नहीं तो तू दूसरे तरीके से सोच सकता है कि भाई यहाँ पे देख ये चीज हो ही नहीं सकती, मैंने ये चीज बताई तेरे को। वो हो तो ना इसका सकता, वो इसका मतलब समझ ये गए। है कि दो एलिमेंट की सेम इमेज पानी ही नहीं है कभी भी। हम्म। तो दो एलिमेंट की सेम इमेज कभी पाएगी ही नहीं, तो obvious सी बात है कि दो एलिमेंट की अलग अलग इमेज पाएंगी, हाँ ये और दो बात है। एलिमेंट की अलग अलग इमेज पाएंगी तो क्या की तो है ही ना। हम्म। तो ऐसे भी सोच सकता है। ठीक है सर। और किसी का कोई डाउट? चलो ठीक है भाई, ये कहानी हो गई खत्म। चौथा केस लेते ना तब भी यही बनता, केस थर्ड जैसा ही बनता, ठीक है। अब आ जाओ तुम आच्छादक पे। हमें ये दिखाना है कि आच्छादक है, चेक चुक के चक्कर में मत पड़ना। क्वेश्चन ने क्या ही लिखा है भैया, आच्छादक तो है, बस सिद्ध कर दो। अगर आच्छादक दिखाना है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? आच्छादक मुझे दिखाना है तो शुरुआत कहाँ से करूं?
बोलो। आप कहेंगे सर हम सहप्रांत का एक एलिमेंट मान लेते हैं y, ये एलिमेंट किसका है? सहप्रांत का है। ऐसे करते हैं। उसके बाद हम क्या मानते हैं? आप कहेंगे सर हम मान लेते हैं कि इसकी जो प्री इमेज है वो x है, जहां पे x किससे बिलोंग करता है? प्रांत से। प्रांत हमारा क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? आप कहेंगे सर उसके बाद हम fx की वैल्यू पुट करते हैं। अब fx की क्या वैल्यू पुट करूं? fx किसके बराबर है? क्वेश्चन में देख के बताओ। तुम कहोगे सर दो चीजों के बराबर है। वो तो डिपेंड करता है कि x क्या चीज है। तो यहाँ पे हमें केस बनाने पड़ेंगे। कितने केस बनेंगे? दो ही केस बनेंगे। एक्स सम है, एक्स भी सम है। पिछली बार तो 4 केस बनने थे बेसिकली देखा जाए तो, x1 x2 x1 x2 इस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 2 ही केस बन जाएंगे। तो 2 केस बना लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, पहला केस क्या हो जाएगा? जब x सम है। ठीक है। केस नंबर 2, दूसरा केस क्या हो जाएगा? जब x विषम है। ठीक है। अगर x सम है तो y बराबर fx को मैं आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ? अगर x सम है तो इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं? तो आप कहेंगे सर आप लिख दीजिए y बराबर fx से क्या लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर x सम है ना, x सम है तो उस हिसाब से हम x-1 लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? x को अकेला छोड़ना। इसके बाद हम अपने आप से सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं? डेफिनेशन याद रखो, डेफिनेशन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू। फॉर ऑल y का मतलब क्या हो गया कि हम अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या y के प्रत्येक मान के लिए x का मुझे मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? x का प्रत्येक मान मिल रहा है नहीं मिल रहा ये नहीं पूछ रहा मैं। x का मान मिलना चाहिए, प्रत्येक का कोई चक्कर नहीं है। y के प्रत्येक मान के लिए x का मान मिलना चाहिए भैया। y के प्रत्येक किस मान के लिए? नेचुरल मान के लिए। y के प्रत्येक नेचुरल मान के लिए क्या मुझे x का नेचुरल मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बता दो। मिल रहा है ना? y के लिए 1 पुट करो नेचुरल मान मिलेगा, 2 पुट करो नेचुरल मान मिलेगा। सारे मान मिलने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन ध्यान रखो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। y के प्रत्येक मान के लिए मुझे x का मान चाहिए। x के आगे तो फॉर ऑल नहीं लगाया था ना, y के आगे लगाया था। तो y के प्रत्येक मान के लिए मुझे x का मान चाहिए। y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए x का प्राकृत मान मिल रहा है ना बेटा? मिल रहा है ना? तो बस लिख दो। आप कहते हो सर यहाँ y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए देयर एग्जिस्ट x का प्राकृत मान मिल रहा है। ठीक है, इसको नीचे लिख रहा हूँ भाई, थोड़ी जगह कमी है। ठीक है, और किस प्रकार का मिल रहा है? इस प्रकार का मिल रहा है, या फिर कह लो कि इस प्रकार का है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई के। ठीक है। अब सेम चीज इसके साथ करेंगे भैया। अगर एक्स विषम है, अगर एक्स विषम है तो y बराबर एफ एक्स को मैं आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ? आप कहेंगे सर आप इसको लिख दो y बराबर एफ एक्स निकाल सकता हूँ। एक्स हमारा विषम है बेटा, तो विषम है जो x+1 लिख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई? ठीक है। इसके बाद हम क्या करते थे? x को अकेला छोड़ते थे। इसके बाद हमें अपने आप से क्या सवाल पूछना है कि क्या y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए मुझे x का प्राकृत मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे प्रांत हमारा नेचुरल नंबर का सेट ना होकर रियल नंबर का सेट होता, तो मेरा सवाल क्या हो जाता? क्या y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए x का रियल मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? समझ रहे हो? अगर यहाँ पे रियल नंबर की बजाय इंटीजर हो जाता तो मेरा सवाल क्या होता? क्या y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए मुझे x का पूर्णांक मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? समझ में आई मेरी बात? तो ये अपने आप से सवाल पूछना होता है बेटा। तो आप कहेंगे सर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है। आप y का कोई भी प्राकृत मान ढालो, y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए x का मुझे प्राकृत मान चाहिए। यहाँ पे तो गड़बड़ी हो गई। y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए x का प्राकृत मान कहाँ मिल रहा है भाई? मिल रहा है? y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए x का प्राकृत मान चाहिए था भैया, वो तो मिल ही नहीं रहा। समस्या कहाँ है? x विषम है ना, x+1 ही है ना यहाँ पे।
y के प्रत्येक प्राकृत मान के लिए x का प्राकृत मान चाहिए था। अब यहाँ पे आ रही है भैया दिक्कत, है ना, और दिक्कत क्यों आ रही है वो भी समझाता हूँ आपको मैं। देखो पहली बात ये समझ में आ गई भैया, इस तरीके से हमें समस्या आ रही है इस क्वेश्चन में, है ना, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी चीजें घुमानी पड़ेंगी। हमें अल्टीमेटली ये सिद्ध करना है कि आच्छादी है, आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। अब इस तरीके से कर रहे हैं तो समस्या आ रही है, तो इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे भाई, ठीक है। समस्या क्यों आ रही है वो भी आप समझ लीजिए एक बार, है ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये जब समस्या आ जाए तो हम दूसरा वाला तरीका क्यों अपना रहे हैं, ये वाली चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। समस्या क्यों आ रही है वो देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना, तो इस क्वेश्चन की डेफिनेशन में दिक्कत है। दिक्कत कैसे है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर एक्स विषम है तो जो आपका एफ ऑफ एक्स है ना वो आपको हमेशा एक्स प्लस वन देगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का हो चाहे वाई का हो, बात एक है बेटा, एफ ऑफ एक्स को शॉर्ट फॉर्म में आप वाई लिख सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लिखने हो जाए वाई लिख दो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर एक्स विषम है ना तो वाई हमेशा इसके बराबर होगा, और अगर आपका एक्स सम है तो वाई हमेशा एक्स माइनस वन के बराबर होगा, ठीक है। अब एक्स कोई भी विषम संख्या ले लो आप, मान लो कि आपने वन ले लिया, वन को अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे ना तो आपको हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। रख के देख लो, वन लिया सम संख्या मिली, थ्री लिया सम संख्या मिलेगी, फाइव लोगे सम संख्या मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स विषम है ना तो वाई हमेशा आपको एक सम संख्या ही देगा हमेशा, ठीक है। और अगर एक्स आपका सम है तो वाई हमेशा आपको क्या देगा, विषम मान ही देगा। यानी कि हमारा सहप्रांत तो नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन y जो है ना वो हमेशा सम संख्या दे रहा है इस केस में, ठीक है, और इस केस में y जो है हमेशा विषम संख्या दे रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे समस्या आ रही है ना। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 को, इसमें ऐसी कोई दिक्कत थी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 और ये वाला एग्जाम्पल जो है सेम सेम से दिखते हैं ना, लेकिन में फर्क है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है कि n विषम है, n विषम है तो ये चीज़ क्या आ जाएगी आपके आंसर, अगर n विषम है तो मान लो कि n की जगह 1 पुट किया यहाँ पे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से ये मिलेगा 1 + 1/2 यानी कि 2/2 1 मिलेगा, ठीक है। n की जगह 3 पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 5 पुट करो 3 मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर n विषम है ना तो ये आपको हमेशा नेचुरल नंबर का सेट ही दे रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज़, अगर n सम है तो ये आपको हमेशा नेचुरल नंबर का सेट ही देगा, सारा का सारा नेचुरल नंबर का सेट, सारा टोटली। तो यहाँ पे जो सहप्रांत था ना, जो सहप्रांत था वो बटा नहीं, दो हिस्सों में बटा नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये कहाँ गया भैया अपना, हाँ यहाँ पे क्या हुआ कि जो सहप्रांत था नेचुरल नंबर का ये दो हिस्सों में बट गया, एक तो सम एक विषम, तो इसकी वजह से यहाँ पे समस्या आई। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, है ना, इसको लिखेंगे कैसे वो समझाता हूँ आपको मैं। समस्या क्या है वो समझ में आ गई। पहले क्वेश्चन में क्यों नहीं दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ पे बटते नहीं थे ऐसे, यहाँ पे सहप्रांत ही दो हिस्सों में बट गया। तो यहाँ पे आपको जो केस बनाने पड़ेंगे ना वो आपको सहप्रांत के बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने केस किसके बनाए, प्रांत के बनाए ना, एक्स सम है एक्स विषम है, इसके केस बनाए, इसके केस मत बनाओ, आप केस बनाओ सहप्रांत के, क्योंकि सहप्रांत बट रहा है दो हिस्सों में। इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, दिक्कत समझ में आ गई ना। इसको भी ठीक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको ठीक नहीं कर सकते, इसको भी ठीक कर सकते हो, 2-3 लाइनें ठुसा ठुसा करके, लेकिन मैं वो चाहता नहीं हूँ, तो मैं इसको दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ भैया, मिटा रहा हूँ इसको। देखो इसको ठीक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो सहप्रांत जो है ना वो दो हिस्सों में बट रहा है, आप देख सकते हैं। अगर एक्स विषम है तो सहप्रांत जो है वो सम हिस्सा बना रहा है, अगर एक्स हमारा सम है तो सहप्रांत जो है वो विषम हिस्सा बना रहा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम यहाँ पे सहप्रांत को ही दो हिस्सों में तोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, दो केस बना दिए मैंने, केस नंबर 1, केस नंबर 2। एक बार तो मैंने केस बना दिया जब मैंने मान लिया कि माना y जो है ये बिलोंग कर रहा है सम संख्या से, और एक बार केस बना दिया कि y जो है ये बिलोंग कर रहा है विषम संख्या से। ठीक है, y अगर सम संख्या से बिलोंग कर रहा है तो मैं मान लूंगा कि जो y है इसकी प्री इमेज x है, जहाँ पे x क्या है, x बिलोंग कर रहा है सर जी प्रांत से। प्रांत को हमने दो हिस्सों में नहीं तोड़ा, सब प्रांत को दो हिस्सों में तोड़ा है, तो प्रांत अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दो। ठीक है, आप चाहें तो प्रांत को भी लिख सकते हैं कि भैया अगर y सम संख्या है तो प्रांत जो होगा हमारा विषम होगा, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप नेचुरल नंबर का सेट लिख दो, कोई समस्या है नहीं उसमें। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेचुरल नंबर का सेट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आच्छादक सिद्ध करने का जो मेन रोल होता है ना वो सहप्रांत का होता है।
मेन रोल ही सहप्रांत का है। ठीक है, ठीक है जी। मैंने क्या किया वापस समझो। मैंने जो पूरा पूरा वाई सेट था, वाई सेट में गया था, नेचुरल नंबर का सेट था। नेचुरल नंबर के सेट में क्या होता है, सम संख्याएं भी आती है, विषम संख्याएं भी आती हैं। तो मैंने वाई को ही दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो सम संख्या का हिस्सा और एक विषम संख्या का हिस्सा। इसको सम संख्या का हिस्सा कहने की बजाय आप एक काम करो, आप है ना इसको लिख दो वाई बिलोंग कर रहा है प्राकृत सम संख्या से, है ना, ऐसे लिख दो, ये सही है। वाई बिलोंग कर रहा है प्राकृत सम संख्या से, है ना, ये ज़्यादा सही है। और दूसरे केस में बना लो कि वाई बिलोंग कर रहा है प्राकृत विषम संख्या से। दो केस बना लिए, एक बार तो बना लिया कि वाई बिलोंग कर रहा है प्राकृत सम संख्या से, एक बार बना लिया कि वाई बिलोंग कर रहा है प्राकृत विषम संख्या से, है ना। अब आप कहेंगे सर पहले क्यों नहीं ऐसा करते थे, इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया, इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया, इसमें तो डायरेक्टली वैसे सोल्व किया जैसे हम पिछले क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं। तो भैया इस क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं आई ना, जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए उसमें थोड़ा सा चेंज करना है भाई, समझो। जिस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई ना, जिस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई तो जैसे मैंने कराया वैसे ही करना है, कोई समस्या नहीं है। जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, उसमें देखना है कि भैया यहाँ पे समस्या क्यों आ रही है। इस क्वेश्चन में दिक्कत आई इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे समस्या क्यों आ रही है। अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती ना तो मैं वैसे ही करता जैसे अपन करते आ रहे हैं। तो हमने मान लिया कि y बिलोंग करता है प्राकृत सम संख्या से और y की प्री इमेज x है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अब जैसे सोल्व करते थे वैसे सोल्व करते जाओ। तो y बराबर हो जाएगा हमारा किसके, आपके आंसर y बराबर हो जाएगा हमारा f ऑफ x किससे बराबर आएगा। अगर y आपका सम संख्या है या फिर कह लो कि प्राकृत सम संख्या है, अगर आपका y अगर आपका सम संख्या है तो x क्या होगा। आपके आंसर y अगर हमारा सम संख्या है तो पक्की बात है x विषम होगा, x विषम होगा तो f ऑफ x किससे बराबर होगा, आपके आंसर f ऑफ x बराबर होगा x प्लस 1 के। समझ रहे हो, f ऑफ x को क्या लिख दूंगा, x प्लस 1। ठीक है, अब x को अकेला छोड़िए तो आ जाएगा जी y माइनस 1 बराबर x। अब अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या y के प्रत्येक प्राकृत सम मान के लिए x का मुझे नेचुरल मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सवाल पूछिए। क्या y के प्रत्येक प्राकृत सम मान के लिए मुझे x का प्राकृत मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो आपके से बिल्कुल मिल रहा है। आप रख के देख लो, चाहे y का कोई भी प्राकृत सम मान रखो, मान लो कि आपने 2 रख दिया, 4 रख दिया, 6 रख दिया, आपको x का हमेशा प्राकृत मान ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको और अच्छी तरह से कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि x का हमेशा हमें प्राकृत विषम मान ही मिलेगा, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। लेकिन हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो बस नेचुरल नंबर का सेट मिलना चाहिए, वो मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हम कह देंगे कि यहाँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू प्राकृत सम संख्या, प्राकृत सम संख्या के सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट। और किस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि y की प्री इमेज x है। हो गया, ठीक है, एक हिस्सा हमने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरे हिस्से को लेते हैं। दूसरे हिस्से में हमने क्या माना है कि जो y है वो बिलोंग करता है प्राकृत विषम संख्या से। क्या किससे बिलोंग करता है, प्राकृत विषम संख्या से। तो हम मान लेंगे कि जो y है उसकी प्री इमेज है x, जहाँ पे x क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा किसके, x माइनस 1 के। तो y प्लस 1 बराबर हो जाएगा x के। अब हमें अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या y के प्रत्येक प्राकृत विषम मान के लिए मुझे x का प्राकृत मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपके से बिल्कुल मिलेगा, कोई भी आप विषम मान रख लो, यहाँ पे कोई भी आप विषम मान रख लो, मान लो कि आपने 1 रख लिया तो आपको x का नेचुरल मान मिलेगा। ठीक है, 3 रख लिया, नेचुरल मान मिलेगा। तो आपको हमेशा x का नेचुरल मान ही मिल रहा है। तो आप ये बात कह दीजिए, आप कह दीजिए यहाँ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू प्राकृत विषम संख्या, y का आप कोई भी प्राकृत विषम मान रख लो, आपको उसके लिए हमेशा क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, उसके लिए आपको हमेशा x का प्राकृत मान ही मिल रहा है। और किस प्रकार से मिल रहा है, आप कहेंगे सर इस प्रकार से मिल रहा है, इस प्रकार है कि जो f ऑफ x है वो बराबर है y के। ठीक है, हमने बेसिकली सहप्रांत के ही दो हिस्से कर दिए भाई। या फिर अगर आप इसको और अच्छी तरह से समझना जाए ना तो आप ऐसे समझ लो कि आच्छादक कब दर्शा सकते हैं हम, जब हम ये दिखा दें कि सहप्रांत के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज है, ये दिखा दें। तो सहप्रांत के अंदर क्या थे, प्राकृत सम संख्याएं भी थी, प्राकृत विषम संख्याएं भी थी। तो एक बार तो मैंने प्राकृत सम संख्या ले ली और एक बार मैंने प्राकृत विषम संख्या ले ली। जब प्राकृत सम संख्या ली, जब मैंने प्राकृत सम संख्या ली तो उसके लिए मैंने दिखा दिया कि जितने भी प्राकृत सम संख्याएं हैं ना, जितने भी प्राकृत सम संख्याएं हैं उन सब के लिए प्री इमेज है, ये चीज मैंने दिखा दी यहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने ये दिखा दिया कि जितने भी प्राकृत विषम संख्याएं हैं ना उन सब की भी प्री इमेज है, ये भी दिखा दिया। तो केस 1 में तो मैंने दिखा दिया कि जितनी भी प्राकृत सम संख्या है ना उनकी प्री इमेज है। फिर मैंने दिखा दिया कि जितनी भी प्राकृत विषम संख्याएं हैं उनकी भी प्री इमेज है, ये दिखा दिया। अब इन दोनों केस से मैं क्या बोल सकता हूँ, अब इन दोनों केस से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि अतः जो हमारा f है वो आच्छादक है।
हो गया, बस समझ आ गया। एक दूसरा तरीका भी होता है इसको सोल्व करने का। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका है, उसमें हम क्या करते हैं, परिसर और सहप्रांत निकालते हैं और वो दोनों बराबर दिखा देते हैं। उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका नहीं है बेटा, वापिस समझिए। इससे पहले जो तरीका कराया था उसी तरीके से ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे, ठीक है। जिसमें लिखा है ना कि आच्छादक सिद्ध करो, वो वाले सारे क्वेश्चन उसी से करने हैं। अगर किसमें कह दिया कि भैया किसमें कह दिया कि दर्शाओ कि आच्छादक नहीं है, तो वहाँ पे तो हमें एग्जाम्पल देना होता है, पहले बताया मैंने आपको। किसमें कह रखा है कि आच्छादक है, तो इससे पहले जो मेथड कराया ना उसी से ही सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे। लेकिन अगर मान लो कि आच्छादक है और फिर उस मेथड से तुम कर रहे हो और बीच में अटक गए जाके, तो इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ ना कुछ हलचल पाएगी। तो हमने इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखा, तो यहाँ पे हमें पता चला कि बेसिकली जो y है, जो हमारा सहप्रांत है, उसके ही हमें दो हिस्से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आइडिया हमें वहाँ से आया कि भैया सहप्रांत के ही दो हिस्से करो। सहप्रांत को आप पूरा पूरा नेचुरल नंबर का सेट मत लो, उसके अंदर एक बार तो एक काम करो, उसको दो भागों में बांट लो। दो भाग, दो केस मत मान लो, दो भाग मान लो। एक बार तो मान लो कि भैया सहप्रांत के अंदर हम सारे के सारे विषम संख्याएं ले रहे हैं, एक बार मान लो कि सहप्रांत के अंदर जितनी भी विषम संख्या उनको ले रहे हैं। एक बार विषम संख्या को ले लिया, एक बार उन्हें सम संख्या को ले लिया। जब विषम संख्या को लिया तो मैंने पाया कि हर एक का प्री इमेज बन रहा है, और जब मैंने सम संख्या को लिया तब भी मैंने पाया कि हर एक का प्री इमेज बन रहा है। नेचुरल नंबर के सेट में हर एक का प्री इमेज बन रहा है, हर एक का प्री इमेज बन रहा है, ये मुझे पता चला। तो मुझे पता चल गया कि भैया नेचुरल नंबर के सेट में जो हमारा सहप्रांत है पूरा पूरा, उसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है। ये बात कंफर्म होगी तो मैंने कह दिया कि आच्छादक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। क्लियर होगी बात मेरी, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का एक और तरीका है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 2 है बेसिकली, ये तो देखा जाए तो, है ना। अब मेथड नंबर 3 भी होता है इसका, वो भी अब मैं आपको बता देता हूँ। आपकी इच्छा, अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परिसर और सहप्रांत निकालते हैं और वो दोनों सेम आ जाते हैं। जब भी परिसर और सहप्रांत सेम आ जाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक आच्छादक हो जाएगा। कैसे कह रहा हूँ वो समझो। जैसे मान लो कि एक सेट है ये, एक दूसरा सेट है ये, एक कनेक्ट हो रहा है 5 से, दो कनेक्ट हो रहा है 5 से, तीन कनेक्ट हो रहा है 6 से, है ना। अभी आच्छादक है नहीं है, बताओ। आप कहें से बिल्कुल आच्छादक है। आच्छादक का मतलब ये है कि इस सहप्रांत के अंदर कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे कोई खाली नहीं है तो ये आच्छादक है, गारंटेड है। अब एक काम करता हूँ, इसके अंदर एक एलिमेंट लगा देता हूँ 7। अभी आच्छादक है नहीं है, तो आप कहें से नहीं आच्छादक नहीं है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया जब 7 नहीं था तो ये आच्छादक क्यों था। आप कहें सर जब 7 नहीं था ना तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं था, ठीक है ना। या फिर कह लो कि यहाँ पे जो परिसर था, परिसर समझते हो। परिसर होता है कि भैया जो उनसे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं ना उसी को परिसर बोलते हैं। जैसे 5 और 6 कनेक्ट हो रहे हैं तो ये परिसर है। तो जब यहाँ पे 7 नहीं था ना तो उस दौरान परिसर और सहप्रांत सेम थे भैया। देखो, अगर मैं आपसे इसका पूछूं कि भैया इस फंक्शन का परिसर बताओ तो आप कहेंगे सर ये, इस फंक्शन का सहप्रांत बताओ तो आप कहेंगे सर ये सेम थे। ये जब सेम होते हैं ना तो वो आच्छादक ऑटोमेटिक हो ही जाता है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं परिसर तो यही रखूँ 5 और 6, परिसर तो यही है 5 और 6, देखो कनेक्ट 5 और 6 ही हो रहे हैं, 7 तो नहीं हो रहा ना कनेक्ट। और सहप्रांत रख दूँ 5 6 7। सहप्रांत क्या हमारा, सहप्रांत होता है सारा का सारा सेट, सहप्रांत है 5 6 7। अब आप देखिए ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है ना, तो ये सेम अगर नहीं है ना तो वो आच्छादक नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी फंक्शन को आच्छादक सिद्ध करना है ना तो उसका एक और तरीका है। क्या तरीका है कि आप ये दिखा दें कि परिसर और सहप्रांत बराबर हैं, ये दिखा दें। जैसे आप ये दिखा देंगे ना कि परिसर और सहप्रांत बराबर है तो ऑटोमेटिक ही आच्छादक हो जाता है। तो वही सेम तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। कैसे, हम है ना, हम ये कह देंगे, हम कह देंगे कि परिसर और सहप्रांत को बराबर दिखाना है तो पहले परिसर निकालते हैं पहले, उसके बाद फिर सहप्रांत को बराबर दिखा देंगे इसके। परिसर कैसे निकालेंगे वो समझिए। हम लिखेंगे परिसर ज्ञात करने के लिए, परिसर ज्ञात करने के लिए, परिसर का मतलब कि वे एलिमेंट ज्ञात करने हैं जो किसी से कनेक्टेड है, वो हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो समझिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं x के मान ले लेता हूँ, पहले विषम मान ले लेता हूँ सारे के सारे, जैसे 1 3 5 7, ऐसे करते 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 सारे के सारे विषम मान ले लिया मैंने, ठीक है। विषम मान किस रूप के होते हैं, इस रूप के होते हैं, 2n-1 के रूप के होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनकी इमेज निकाल लेता हूँ, fx निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं x के वैल्यू 1 रखूँगा तो fx क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर fx हमें इससे निकालना पड़ेगा, इससे निकालना पड़ेगा। निकाल लो इससे। जब आप इससे निकालेंगे ना तो आप पाएंगे कि जब आप x के लिए 1 रखेंगे तो आपका fx हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और जब आप x के लिए 3 रखेंगे तो fx आएगा आपका 4, निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। 5 रखेंगे तो आएगा 6, ये आएगा 8। कहने का मतलब कि आपका जो fx है वो कुछ इस रूप का आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे तो मैंने क्या रख दी, सारी की सारी विषम संख्या रख ली, उसके लिए मैंने पता कर लिया कि उसका परिसर क्या है। अब एक काम करता हूँ, x की वैल्यू मैं रख लेता हूँ सारी की सारी सम संख्याएं,
सम संख्या रखनी है ना, 2 4 6 रखनी पड़ेगी, 2 4 6 8 ऐसे रख ले, ये सम संख्या है सारी की सारी। तो इसके लिए मैं एफ एक्स निकाल लेता हूँ। एफ एक्स निकालना, 2 के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा आपके आंसर, 2 के लिए एफ एक्स, तो इसमें रख के पता कर लेंगे। जब आप इसमें रख के एफ एक्स पता करेंगे ना, इसमें रख के एफ एक्स जब पता करेंगे तो क्या आएगा आपके आंसर 1 आएगा। क्या आएगा 1, ठीक है। 4 रख के जब पता करेंगे तो आएगा 3, ये आएगा 5, ये आएगा 7, ऐसे चलता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी विषम संख्याएं हैं ना, उनकी जो इमेज है वो ये है, और जितने भी सम संख्याएं हैं उनकी इमेज ये है। तो जो भी आपकी इमेज बनती है ना, उन्हीं का सेट परिसर कहलाता है, ठीक है। अतः परिसर हमारा क्या हो गया, परिसर हो गया जी, जो इमेज बनी है, जो एफ एक्स की वैल्यू है ना, वो सारी की सारी आपके परिसर है, आप ये समझो। तो परिसर क्या हो गया, ये हो गया जी 1 2 3 4 5, ऐसे चलता जाएगा, ये आपका परिसर है। सहप्रांत क्या हो गया आपका आंसर, सहप्रांत होता है पूरा पूरा बी सेट, है ना, पूरा पूरा वो नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट था ना। सहप्रांत भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर के सेट में तो ये अंक आते हैं सारे सारे। तो हमने यहाँ पे देखा कि सहप्रांत और परिसर क्या है, बराबर है, तो कह दो कि यहाँ सहप्रांत बराबर है परिसर के, अतः यह आच्छादक है। ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 2 तरीके हैं बेटा, ठीक है, 2 क्यों 3 तरीके हो गए बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। वापस समझिए, वापस बताता हूँ आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मेथड 1 का ही इस्तेमाल करिए, सभी क्वेश्चन में मेथड 1 का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में क्या रखा है कि सिद्ध करो कि आच्छादी है, और तुम मेथड 1 का इस्तेमाल कर रहे हो और वहाँ पे अटक गए, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, यहाँ पे हम मेथड 1 में अटक गए भाई, ठीक है ना। इसमें मेथड में गलती नहीं थी कोई, मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ पे 1 2 पॉइंट और लिखने पड़ते, तो मेथड में क्या हुआ कि हम अटक गए, है ना। मेथड 1 में हम क्या हुआ, अटक गए। तो मेथड 1 में अगर आप अटक गए ना, आच्छादी सिद्ध करते समय मेथड 1 में अगर आप अटक गए, तो उसके लिए आप उसके बाद आपके पास 2 मेथड हैं, एक तो मेथड नंबर 2 है और एक आपके पास मेथड नंबर 3, ठीक है। इस्तेमाल करिए आप मेथड नंबर 3 का, इसका इस्तेमाल करिए अगर आप अटक जाते हैं तो, ये बिल्कुल सही तरीका है और बिल्कुल आसानी से आपको आंसर निकाल के दे देगा, कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये जो मेथड है ये कोई ऐसा फिक्स मेथड नहीं है, कभी आप कहेंगे इससे ये सभी क्वेश्चन में लग जाएगा, नहीं, सभी क्वेश्चन में लगेगा, ये मेथड सभी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ना ही ये मेथड सभी क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। मेथड नंबर 1 ही सभी क्वेश्चन में लगेगा भाई, सभी क्वेश्चन में मेथड नंबर 1 ही लगेगा। लेकिन मेथड नंबर 1 जो होता है वो यहाँ पे अटक गया था, इसलिए हमें यहाँ पे मेथड 2 मेथड 3 सीखना पड़ रहा है भैया, नहीं तो मैं कभी सिखाता ही नहीं तुमको, लेकिन अगर अटक गए तो फिर हमें सीखना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेथड नंबर 2 में हमने क्या किया, मेथड नंबर 2 में हमने सहप्रांत के ही 2 हिस्से कर दिए ठाके, एक बार तो विषम संख्याएं ले ली, एक बार सम संख्याएं ले ली, हमने दिखा दिया कि विषम संख्याएं सारी की सारी कनेक्ट हो रही हैं, फिर हम दिखा दिया कि सम संख्याएं सारी सारी कनेक्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा सहप्रांत जो है वो किसी न किसी से कनेक्ट हो रहा है, और पूरे पूरे सहप्रांत का कोई भी एलिमेंट अगर खाली नहीं है तो आच्छादक है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे कह दिया भी आच्छादक है, क्योंकि विषम संख्या सम संख्या भी कनेक्ट हो रही है, विषम संख्या भी कनेक्ट हो रही है किसी न किसी से, ठीक है। तो एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि आप परिसर और सहप्रांत निकाल दें और दिखा दें कि परिसर और सहप्रांत जो है बराबर है, वो हमने दिखा दिया, ये तरीका भी ठीक है, ठीक है। तो आच्छादक वाला कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो उसके लिए आपको हमेशा मेथड नंबर 1 ही इस्तेमाल करना है, मेथड नंबर 1 का ही इस्तेमाल करना है भैया। मेथड 2 और मेथड 3 सिखाने के लिए हम बच रहे थे, हम सोच रहे थे कि मेथड 2 मेथड 3 ना सिखाना पड़े, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आ ही गया जहाँ पे सिखाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं सिखाता नहीं इसको, ठीक है। एक और मेथड है, एक तरीका नहीं है, बहुत तरीके हैं। मेथड 2 मेथड 3 मेरे को जानबूझ के सिखाना पड़ रहा है, मेरे को सिखाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी इनकी, ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भैया खाम खा, अगर ना बताएं तो फिर बोलेंगे कि सर आपने बताते नहीं, तो ये चीज़ है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी आच्छादक वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें मेथड नंबर 1 से ही करना है, मेथड नंबर 1 से ही करना है, बार बार रट लीजिए इसको। लेकिन अगर मेथड नंबर 1 अटक जाए कहीं पे तो फिर आप मेथड 2 मेथड 3 का इस्तेमाल कर सकते हो, आच्छादक अगर दिखाना है तो। अगर किसी क्वेश्चन में कहा है कि भैया दिखाओ कि आच्छादक नहीं है, तो वहाँ पे तो एग्जाम्पल ही लेना है ना भाई, आच्छादक नहीं है तो उसके लिए एग्जाम्पल लो, सिंपल, बस समझ में आ गई। तो ऐसे करना है, क्लियर होगी बात मेरी, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए क्या क्या रखा सुनो, क्या क्या कि सिद्ध करो कि ये जो फलन है ना ये आच्छादक है, ये आच्छादक है, ये हमें गिवन है, ये अकैकी भी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है,
आप कहेंगे सर हमें गिवन है कि ये जो फंक्शन है ना, जिसका प्रांत ये है, सहप्रांत ये है, ये जो फंक्शन है ये हमारा आच्छादक है, ऐसा हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि अकैकी भी है। ठीक है, अब कैसे सिद्ध करेंगे वो समझो। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है बेटा, ये समझाने के लिए है, ये वाला। पिछला क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। देखो कैसे करेंगे। तो ये फंक्शन अकैकी है, ये बात हमसे बोल की है। अगर अकैकी है, अगर अकैकी है तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी अगर आच्छादक है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें गिवन है कि आच्छादक है। ठीक है, अगर आच्छादक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सारे एलिमेंट कनेक्ट पाएंगे, पाएंगे, गारंटेड पाएंगे। ठीक है, तो एक तो चीज ऐसे हो सकती है भैया, ऐसे कनेक्ट हो, है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर दूसरा केस ये हो सकता है कि ऐसे कनेक्ट हो, ए, ऐसे कनेक्ट हो सकता है, पहले बताओ। ये तीनों भरने हैं, कनेक्ट करने हैं इन तीनों को, ऐसा कनेक्ट हो सकता है? ये गर्दन हिला रहा है, नहीं हो सकता भैया। अगर ऐसे कनेक्ट हो गया तो एक बच्चे के तीन बाप नहीं हो गए, और फिर फलन ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे कनेक्ट नहीं होगा अर्जुन, समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे कनेक्ट नहीं करना। दूसरा तरीका था जिससे कनेक्ट हो जाए तीनों। तो यार सर एक काम करो, एक को एक से मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ऐसे तो कनेक्ट हो ही सकते हैं। ठीक है, और बताओ और कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर एक काम करो, एक को दो से मिला दो, दो को एक से मिला दो, तीन को तीन से मिला दो। ठीक है, हो सकते हैं ना ऐसे कनेक्ट? और बताओ और कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर एक काम करो, दो को तीन से मिला दो, तीन को दो से, और इसको इससे मिला दो। ये तो मिला ही दिया था ना। दूसरा तरीका बताओ जिससे कनेक्ट हो जाए। ये सारे के सारे कनेक्ट करने हैं अपने को, हमारा लक्ष्य है कि इसको कनेक्ट करना है, क्योंकि आच्छादक है, गिवन दे रखा है। तो आप कहेंगे सर एक काम करो, दो को दो से मिला दो, एक को तीन से, तीन को एक से। ठीक है, अच्छा और बताओ और कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इनको? एक को दो से ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। और कैसे कनेक्ट करूं भाई? दो केस और बनेंगे इसमें, छह केस बनते हैं। आदित्य खेवरिया, और कैसे कनेक्ट करूं? अनम्यूट नहीं हुआ क्या? सर कुछ प्रॉब्लम है सर। वो एक बाप के दो बच्चे तो हो सकते हैं सर, वन को वन से और टू से मिला दो सर। बेटा ये बच्चे हैं, ये बाप हैं। अब बता किसको किससे मिलाऊं? नो सर, ये जो सैपरांत है सर, सैपरांत में सर जो वन है, इसको वन और टू से मिला दो सर, प्रांत में जो है। मतलब ऐसे कह रहा है ना तू, ऐसे कह नो रहा है ना? सर, नो सर, यही तो कह रहा है। ये सर ऐसे ही कह रहा है, सही कह रहा है। ठीक है, और फिर तीन को किससे मिलाऊं? तीन को दो से मिला दिया लेट से। लेकिन ये केस तू ले ही नहीं सकता ना, क्वेश्चन में तो कह रहा है कि आच्छादक है, आच्छादक है, ये तो गिवन ही है। तो तेरे को ऐसे केस लेना है जिसमें आच्छादक हो, तो ये केस नहीं ले सकता बेटा। कोई और केस ले जिसमें तीनों कनेक्ट हो जाएं। बता फटाफट से। बोल भाई, अब तू बोल ही नहीं रहा। मोनू, सर दो को एक से मिला दो, एक को तीन से, तीन को दो से सर। दो को एक से मिला दो, एक को दो से, एक को दो से नहीं क्या? सर, एक को तीन से, तीन को दो से। एक को तीन से मिला दो, तीन को दो से। ये केस हमने बनाया था क्या पहले? नहीं बनाया, ठीक है। और एक और केस बता दे भाई, छह केस बनेंगे इसके। सर इसमें कर दो, एक को दो से मिला दो सर, दो को तीन से, तीन को एक से सर। इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? बस यही बनेंगे, समझ रहे हो? हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि आच्छादक हैं, तो हमने सारे के सारे केस देखे। ठीक है, ये छह केस बन सकते हैं। इन छह के छह केस में देखो कि सारे के सारे केस में अकैकी भी है। समझ रहे हो? यानी कि अगर आपको फाइनाइट सेट दिए गए हैं ना, और फाइनाइट सेट में बोल रखा है कि आच्छादक है, तो गारंटीड बात है कि अकैकी भी होगा 100%। ठीक है ना?
तो बस आप यहाँ पे लिख दो लास्ट में, आप कह दो कि उपयुक्त स्थितियों से 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 हम यह कह सकते हैं, कि अगर ये फंक्शन जिसका प्रांत क्या है 1 2 3, सहप्रांत क्या है 1 2 3, आच्छादक है, अगर ये फंक्शन इस प्रांत और इस सहप्रांत में आच्छादक है तो अकैकी भी है, या फिर कह लो अकैकी भी होगा, एक ही बात है। ऐसे ही लिखना पड़ेगा बेटा, तरीका ही ये है इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा मेथड जो है एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है, लेकिन वो मेथड मेरे को खास पसंद आया नहीं। तो इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। हमने 6 के 6 केस बना दिए क्योंकि इसके अलावा तो कोई केस हो नहीं सकता था, ठीक है। तो 6 के 6 केस बना दिए और हमने कह दिया भी देखो 6 के 6 केस में हमने ये देखा कि अगर ये आच्छादक है तो अकैकी भी होना ही है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे कर लेना, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, वो भी ऐसे ही है, बस उसमें पलट जाएंगी चीजें, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, अब की बार क्या गिवन है कि ये जो फंक्शन है ना वो अकैकी है, हमें प्रूफ करना है कि आच्छादक भी होगा, ठीक है। गिवन क्या है, आप कहेंगे सर गिवन ये है कि ये जो फंक्शन है वो अकैकी है। अकैकी है इसका मतलब क्या हुआ, अकैकी है तो इसका मतलब क्या हुआ भैया। तो आप कहेंगे सर हर एक एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होगा, प्रांत का हर एलिमेंट एक से ही कनेक्ट होना है। तो हमें जो केस बनाने हैं ना उसको ध्यान रखते हुए बनाने हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो फंक्शन है ना वो आच्छादक भी है, ठीक है। अब कैसे सिद्ध करेंगे वो समझो, केस बनाओ भाई। क्वेश्चन में गिवन है कि अकैकी है, ठीक है। एक लाइन और ऊपर लिख देना, आप यहां पे लिख देना कि चूंकि ये जो फंक्शन है जिसका प्रांत ये है, सहप्रांत ये है, ये हमारा अकैकी है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, तो निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं, निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं, ऐसे लिख देना, ठीक है। उसके बाद जितने भी स्थितियां हो सकती हैं उन सबको बना देना। अब क्या क्या स्थिति हो सकती है, अकैकी है गारंटेड बोल रखा है, अकैकी तो है, तो क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। आपके साथ अकैकी है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके सारे के सारे एलिमेंट जो है ना वो एक एक से कनेक्ट करवाने हैं। तो एक तो हो गया भैया ऐसे कनेक्ट करवा दें, ठीक है। और क्या हो सकता है, अकैकी है इसको ध्यान में रखना, प्रेम। और क्या हो सकता है भाई, अकैकी है इसको ध्यान में रखना, ये गिवन है, इसका यूज मत कर लेना। अकैकी है तो और क्या केस बना सकता हूँ, सब कनेक्ट होने चाहिए सर, एक एक को दो किससे से कनेक्ट भी, करूँ, एक को 2 से कनेक्ट कर दिया, और 2 को 3 से, ठीक है, और सर 3 को 1 पर। ठीक है भाई। तू सो रहा है क्या बेटा, आवाज से तो ऐसा लग रहा है तेरा। मुजम्मिल, और क्या केस हो यस सकता है भाई, सर, एक को एक से, ठीक है, 2 को 3 से कर दीजिए, 3 को 2 से कर दीजिए। ठीक है भाई। म्यूट हो जा मोनू, और क्या केस हो सकता है, सर अब इसमें कर दो सर, एक को सर सर पहले कर दो 2 को 1 से सर, ठीक है, और 3 को 2 से, हम्म, 1 को 3 से। ठीक है, म्यूट हो जा। गौरव दीक्षित, और क्या केस हो सकता है, सर 1 को 1 से, हम्म, 2 को 1 से, 2 बच्चों का एक बाप हो सकता है, ठीक है, और 3 को भी 1 से सर। क्वेश्चन में कहा है कि ये अकैकी है, जी अकैकी है सर। तो ये अकैकी की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे ना, ये जो चीज तूने बताई है। अच्छा सर, सॉरी, हाँ सर, एकाकी में तो सर एक ही होगा, ठीक है अकैकी सर। अकैकी बनाना है अपने को, हाँ, आच्छादक अपने आप बनेगा, तुम्हें बस ध्यान रखो कि अकैकी बनाना है। तो अकैकी कैसे 2 बनाऊं, को सर 3 को 1 से हो हम्म, गया, 1 को 3 से,
और 2 को 2 से। ये हो गया क्या? नहीं हुआ। एक और केस बता दे भाई, 3 ही बनेंगे, 6 ही बनेंगे, इसके अलावा बनेंगे नहीं। वो बता, म्यूट हो गया क्या अर्जुन? और बता भाई, और क्या हो सकता है? सर 1 को 2 से, हम्म 2 को 1 से, हम्म 3 को 3 से। ये हो नहीं गया था क्या? नहीं हुआ था शायद। इसके अलावा कोई और केस बन सकता है? बन सकता है क्या? आपके आंसर नहीं बनेगा। यानी कि हमने 6 के 6 केस बना के दिखा दिए टीचर को। हमने दिखा दिया 6 के 6 केस बन सकते हैं, और 6 के 6 केस में हम क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे केस में हमने अकैकी बनाए। अकैकी बनाए ना, आप देखो कि आच्छादक भी हैं, ऑटोमेटिकली आच्छादक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट है, तो अगर वो अकैकी है तो आच्छादक भी होगा, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट लाइन क्या कह देंगे? हम कह देंगे उपयुक्त। यह के ऊपर र लगा देना भैया। 2 शब्द होते हैं, एक तो उपयुक्त होता है, एक उपयुक्त होता है। ये उपयुक्त है बेटा। उपयुक्त स्थितियों से हम ये बोल सकते हैं, उपयुक्त स्थितियों से हम यह कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि अगर ये फंक्शन जिसका प्रांत ये है, सहप्रांत ये है, अगर ये फंक्शन अकैकी है तो आच्छादक भी होगा। यदि लिख देना, यदि ये फंक्शन अकैकी है तो आच्छादक भी होगा। बस हो गया, ऐसे कर देना। क्लियर होगी बात मेरी? तो इस तरीके से हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। जो एग्जाम्पल नंबर 12 है उसका आधा पार्ट एडिटेड वर्जन में ठीक करके ढाल दूंगा, उसको जरूर देख लेना भाई।